साइड प्रियांशु। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। समझते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे और क्या है। हम सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को, सारे पैटर्न्स को, जितने भी पैटर्न्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग में पॉसिबल्स हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सारे हम कवर अप करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द डायनेमिक प्रोग्रामिंग गाइज। गाइज डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में एक लाइन कही गई है जिस लाइन का मतलब लाइन पढ़ लेते हैं। दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। इसका मतलब क्या है कि जो अपना पास्ट याद नहीं रखते उन्हें चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है, राइट। उन्हें चीज़ें रिपीट करनी पड़ती है। तो अभी समझेंगे इसको। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली में डीपी क्या है। डीपी इज़ गाइज, डीपी इज़ द ऑप्टिमाइजेशन, डीपी इज़ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंटली। डीपी क्या है गाइज? एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जो प्रॉब्लम को एफिशिएंटली सॉल्व करती है गाइज। ओके, नाउ अब समझते हैं इस लाइन का मतलब। दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। देखो, लेट सपोज गाइज कि मेरे को 12 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है गाइज। अब फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर कैसे कैलकुलेट होता है? हम उस पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 1 तक पहुंचते हैं, राइट। सो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 3 2 और 1। नाउ अगर गाइस मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सो व्हाट इट विल गिव मी द 12 फैक्टोरियल, द आंसर ऑफ द 12 फैक्टोरियल, राइट। अब कभी फ्यूचर में क्या होता है कि मुझे को 13 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। सो 13 फैक्टोरियल क्या मैं ये लिख सकता हूँ 12 फैक्टोरियल इंटू 13? यस, आई कैन राइट। सो अगर मेरे को कभी 12 फैक्टोरियल का आंसर याद होता तो क्या मैं जो मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था 12 फैक्टोरियल, फ्यूचर में मैं 12 फैक्टोरियल का कभी यूज़ पड़ेगा तो अगर मेरे को ये याद होता गाइस तो मैं डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न करा देता और मल्टीप्लाई 13 करके मेरा आंसर मिल जाता। अगर मेरे को ये याद नहीं है तो मेरे को फिर से 12 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइक दिस। So that is was exactly the meaning of this particular line. Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. जिनको अपना पास्ट याद नहीं रहता है उनको चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, राइट। सो गाइज समझते हैं एग्जैक्टली में डीपी हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई डू वी यूज। अब डीपी का मतलब तो हमें समझ में आ गया, दिस इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली। हम डीपी को यूज़ क्यों कर रहे हैं? ओके, वाई डू वी यूज़ डीपी। सो पहली चीज़ तो यही हमारे सामने है, अवॉइड रिकैलकुलेशन गाइज। ओके, सो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने ये तो देखा कि अगर हमने 12 फैक्टोरियल कभी सॉल्व कर लिया है, इन फ्यूचर अभी कभी 12 फैक्टोरियल की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हमें रिकैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो यहाँ पर इस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम डीपी का इस्तेमाल करते हैं। विदाउट डीपी रिकर्जन में कैलकुलेट the same sub problem many times, but DP store and memorize the result of solved sub problems and reuse them. Okay, so this is what exactly one of the method by for that we use DP, right, to avoid recalculation. So second thing is DP reduces time complexity guys। डीपी रिड्यूस करती है क्या? टाइप कॉम्प्लेक्सिटी। कैसे? देखो, जब कब अब हमने फिबोनाची नंबर पढ़ा था, हमने फिबोनाची देखा था। फिबोनाची में हम 2 कॉल देते थे गाइस, 2 कॉल देते थे, एक n-1 के लिए और एक n-2 के लिए। और हमारे पास बेस केस क्या होता था? n = 0 और n = 1। अगर हमें बेस केस में तो हमें पता रहता था ना कि जीरो फिबोनाची नंबर 0 है और 1 फिबोनाची नंबर 1 है। देखो मैं थोड़ा फिबोनाची नंबर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखो फिबोनाची में क्या होता था गाइस कि हमें 2 नंबर नोन रहते थे, 0 और 1। ये 0th फिबोनाची है, ये फर्स्ट फिबोनाची है। अब हमें सेकंड फिबोनाची नंबर निकालना होता था तो हम इन दोनों को प्लस करते थे, राइट। तो ये 2 आ जाता था। अगर मुझे थर्ड फिबोनाची निकालना है तो वो 3 आएगा, फिर 5 आएगा। इस तरीके से होता था 0th 1 2 3 4 फिबोनाची नंबर, ऐसे करके होता था, राइट। सो जब फिबोनाची नंबर हम नॉर्मली रिकर्जन से सॉल्व करते हैं गाइस तो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है 2 to the power n, एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। अगर उसी चीज़ को हम डीपी से सॉल्व करेंगे तो हम उसको लीनियर टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स वाई डीपी ऑल्सो रिड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी गाइज। ओके, एंड डीपी सॉल्व्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ईजिली। फर्स्ट वे हो गया इसका, दिस इज द फर्स्ट, दिस सेकंड पॉइंट, एंड थर्ड पॉइंट इज दिस,
DP solves complex problems easily. लाइक नैपसैक हम पढ़ेंगे, ओके, नैपसैक पैटर्न है एक, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस, एसेट्रा कैन बी सॉल्व एफिशिएंटली यूजिंग डीपी. ओके, नाउ fourth one is, as I have already told you about this particular point, that is optimization, guys. Okay, so DP helps in finding the maximum and minimum, counting number of ways, and or checking feasibility. So we can DP uses for the optimization. So I hope guys कि आपके चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे. Okay, now let's move forward. सो गाइज़ अब हम देखते हैं गाइज़ कि हमारे पास बेसिकली हमने ये देख लिया कि हमको डीपी मतलब क्या है, कैसे है, हमने समझ लिया कि वाई डू वी यूज़ डीपी. ओके गाइज़, हमने डीपी का वो देख लिया. अब हम समझते हैं बेसिकली जो डीपी होती है गाइज़ कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि इस क्वेश्चन में डीपी लगेगी. हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इन दिस क्वेश्चन डीपी विल बी यूज. ओके, सो कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस क्वेश्चन में डीपी लगेगी. देखो, डीपी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं गाइस. पहली देखो, नॉर्मली जब हम रिकर्जन सॉल्व करते हैं ना गाइस, तो रिकर्जन जब हम सॉल्व करते हैं उसके साथ एक कंडीशन अगर अप्लाई है तो वहाँ पर डीपी लगती है. अब वो कंडीशन क्या है? देखो, अगर कभी हम नॉर्मली, अगर मैं आपसे बात करूँ गाइस कि हमारे पास हमें निकालना है, लेट सपोज 5 फैक्टोरियल निकालना है, राइट. तो 5 फैक्टोरियल के निकालने के लिए हमारे पास, देखो अभी इसको समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ. देखो, हमारे पास नॉर्मली रिकर्जन है गाइस, हमारे पास रिकर्जन है जी, हाँ हमारे पास रिकर्जन है, नो प्रॉब्लम. रिकर्जन में एक कंडीशन लग जाती है तब हम डीपी लगा सकते हैं. हम ये नहीं कहेंगे कि हर रिकर्जन के क्वेश्चन में डीपी लगा सकते हैं, जी नहीं. समझते हैं, देखो कैसे. हमारे पास कंडीशन क्या, हमारे पास जो प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, प्रॉब्लम वो होनी चाहिए ओवरलैपिंग. प्रॉब्लम होनी चाहिए गाइज ओवरलैपिंग, देन ओनली वी कैन अप्लाई डीपी इन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, देखो समझते हैं. एक ओवरलैपिंग वाली चीज़ होनी चाहिए, प्लस होना चाहिए ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. क्या होना चाहिए? ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. अब गाइज ऑप्टिमल स्ट्रक्चर तो बेसिकली पहले ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे ओवरलैपिंग का मतलब. देखो, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब सिंपल है. जैसे मान के चलते हो मेरे को फिबोनाची नंबर निकालना है 5 के लिए, तो मैं कॉल क्या देता था इसमें, 4 की कॉल देता था एक, और एक कॉल क्या देता था मैं, एक कॉल देता था 3 की कॉल, राइट. एक दे देते हम n-1 और एक दे देते n-2. और हमारे पास बेस केस क्या होता था, 0 और 1, क्योंकि ये हमारे पास दोनों नोन थे. 0 का आंसर हमको पता था और 1 का आंसर हमें पता था. अब 4 का अगर मुझे निकालना है गाइज, तो 3 के लिए कॉल दूंगा और 2 के लिए कॉल दूंगा. अब इस 3 के लिए निकालना है तो 2 के लिए दूंगा और 1 के लिए दूंगा. इस 2 के लिए निकालना है, 1 के लिए कॉल दूंगा और 0 के लिए कॉल दूंगा. ओके, अब इस 1 के लिए तो डायरेक्टली यहाँ से निकल के ही चला जाएगा, मतलब 1 के लिए तो मेरे को आंसर नोन है, तो 2 के लिए यहाँ 2 आ जाएगा और गाइस 1 आ जाएगा. इस 2 के लिए 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा. इस 2 के लिए 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा. सो गाइस, आपको समझना है ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है. देखो, ऑप्टिमल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, अगर मुझे 5 फिबोनाची निकालना था तो मैं 4 पे गया और 3 पे गया, मतलब कि मैं एक कम की कॉल लगा रहा हूँ और 2 कम की कॉल लगा रहा हूँ, मतलब n में से 1 माइनस कॉल लगा रहा हूँ और n में से n-2 की कॉल लगा रहा हूँ. अब 4 के लिए भी मैं क्या करूँगा, 2 कॉल लगाऊंगा, 3 के लिए और 2 के लिए. मतलब कि जो काम मैं 5 के लिए कर रहा था वही सेम काम मैं 4 के लिए कर रहा हूँ. 1 माइनस कर रहा हूँ और 2 माइनस कर रहा हूँ कॉलिंग में. ओके, सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. मतलब किसी पर्टिकुलर का आंसर निकालने के लिए मुझे सेम स्टेप्स को फॉलो करना पड़ रहा है, मतलब स्ट्रक्चर वही सेम फॉलो हो रहा है. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. दिस इज द ऑप्टिमल स्ट्रक्चर. ओके गाइज, अब समझते हैं ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है. देखो, ओवरलैपिंग का मतलब ये है गाइस, जब मेरे को 5 फिबोनाची निकालना था तो मैंने 4 की कॉल लगाई और 3 की कॉल लगाई, राइट. जब 4 फिबोनाची निकालना था तो 3 की कॉल लगाई और 2 की कॉल लगाई, राइट. अब जब यहाँ पर मैंने जब मेरा यहाँ पर गाइस 2 की फिबोनाची निकाल ली थी, जब ये वाली कॉल दी थी और यही कॉल मैं दोबारा यहाँ पर दे रहा हूँ, तो ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम नहीं हो गई. जब मेरे को यहाँ पर 3 की कॉलिंग अगर मिल गई थी, कभी
3 का मैंने आंसर निकाल लिया था, यहाँ पर भी मैं 3 का आंसर निकाल रहा हूँ. सो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग. मतलब अगर मुझे इसका कैलकुलेट मैंने कभी कर लिया है और फ्यूचर में कभी 3 निकाल रहा हूँ, तो मैं दोबारा उसको रिकैलकुलेट करने के बजाय यहीं से ही क्या कर दूँ गाइज, उसको रिटर्न कर दूँ. सो दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ, ये हम डीपी में करते हैं. बट लेकिन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि कभी हमने कोई चीज़ पर्टिकुलर प्रेजेंट स्टेट पर सॉल्व करी और फ्यूचर में वही दोबारा आ जाए रिकर्जन ट्री में. अगर कभी रिकर्जन में ओवरलैपिंग दिखता है तभी हम डीपी लगा सकते हैं गाइज. कभी रिकर्जन में क्या दिखता है, रिकर्जन में ये रिकर्जन ट्री है फिबोनाची का, रिकर्जन में क्या दिख जाएगा गाइज, ओवरलैपिंग दिख जाए. रिकर्जन में ओवरलैपिंग दिख जाए तब हम क्या लगाएंगे, डीपी लगाएंगे. ओके, अब समझते हैं गाइज, क्या हर रिकर्जन जो हम हर क्वेश्चन जो रिकर्जन सॉल्व करते हैं क्या उसमें हम डीपी लगा सकते हैं. देखो समझते हैं कैसे. हमारे पास एक फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर है गाइज, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर है. अगर मैं इसका रिकर्जन ट्री बनाऊँ तो वो क्या बनेगा, वो यही तो बनेगा. अगर मेरे को 6 का निकालना है, ओके, 6 का फिर 5 के लिए कॉल, फिर 4 के लिए कॉल, फिर 3 के लिए कॉल, फिर 2 के लिए कॉल, फिर 1 के लिए कॉल. क्या यहाँ पे प्रॉब्लम ओवरलैपिंग है? जी नहीं, यहाँ पर प्रॉब्लम ओवरलैपिंग नहीं है. हेयर द प्रॉब्लम इज़ नॉट ओवरलैपिंग. सो मतलब कि अगर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर में हम डीपी लगाएं तो हमारे पास बेनिफिशियल नहीं होगा. हम डीपी लगा सकते हैं फॉर श्योर, बट हमारे पास कोई बेनिफिशियल नहीं है. हमारे पास बेनिफिशियल कब होता है डीपी लगाने का, जब हमारे पास प्रॉब्लम कैसी हो गाइज, ओवरलैपिंग हो. दैट इज़ द पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर गाइज, कि डीपी तभी लगेगी रिकर्जन में ओवरलैपिंग होने के, जब आपको ओवरलैपिंग दिखेगी तभी आप डीपी को लगाएंगे गाइज. आई होप गाइज कि आपको इतना समझ में आया होगा. ओवरलैपिंग का मतलब आपको समझ में आया होगा कि मेरे को 5 फिबोनाची निकालना है. लेट्स सपोज 4 फिबोनाची निकालना है. 3 की कॉल दे रहा हूँ मैं, 2 की कॉल दे रहा हूँ, राइट. फिर 3 के लिए 2 की कॉल दे रहा हूँ और 1 की कॉल दे रहा हूँ. अब देखो जब मैंने यहाँ पर 2 कैलकुलेट कर लिया गाइज, यहाँ पर 2 कैलकुलेट कर लिया, इस जगह 2 कैलकुलेट कर लिया और इधर 2 कैलकुलेट आ रहा है, तो इसको दोबारा रिकैलकुलेट करने के बजाय, मतलब इधर मेरे को दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ रहा है. सो इसका मतलब जब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर चुका हूँ, मुझे वहाँ पर दोबारा मिल रहा है, इसका मतलब होता है गाइज ओवरलैपिंग. दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग. प्रॉब्लम इज़ ओवरलैपिंग. रिकर्जन, कभी आप रिकर्जन बना रहे हो, रिकर्जन में आपको ओवरलैपिंग दिख जाती है, इसका मतलब गाइज कि आप उस क्वेश्चन में क्या लगा सकते हो, डीपी लगा सकते हो फॉर श्योर. सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली द हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट आपको कब डीपी लगानी है और कब डीपी नहीं लगानी है. आई होप गाइज कि आपको समझ में आया होगा. देखो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर तो बेसिकली फॉलो होता ही होता है, तो ऑप्टिमल स्ट्रक्चर को हम नहीं देखते. हम क्या देखते हैं, वेदर द प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग और नॉट. इफ द प्रॉब्लम इज ओवरलैपिंग दैट मीन्स फॉर श्योर वी कैन अप्लाई द डीपी. ओके गाइज, इतना आपको समझ में आया होगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. हमारे पास बेसिकली गाइज डीपी होती हैं 2 टाइप की. पहली होती है हमारे पास टॉप डाउन, हमारे पास होती है गाइज टॉप डाउन, और दूसरी हमारे पास होती है बॉटम अप. तो गाइज बेसिकली हमारे पास क्या होती है, हमारे पास 2 होती हैं, 2 टाइप की डीपी होती हैं. पहला होता है बॉटम अप, जिसको हम बोलते हैं गाइज मेमोइजेशन. ओके गाइज, जिसको मेमोइजेशन बोलते हैं, जिसको हम रिकर्सिव अप्रोच भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिकर्सिव अप्रोच भी बोलते हैं. मेमोइजेशन और रिकर्सिव अप्रोच. ओके, और बॉटम अप में हम क्या पहले समझते हैं, मेमोइजेशन में हम क्या करते हैं. देखो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं गाइस, इसमें हम बेसिकली अप्रोच में हम मेन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं सब प्रॉब्लम्स में यूजिंग रिकर्जन. ओके, सो इन दिस टॉप डाउन अप्रोच में व्हाट एग्जैक्टली वी डू इज गाइस, we start from the main problem and break it into the sub problems using recursion. And whenever a sub problem is solved and store or memorize its result, if the same or sub problem is needed again, reuse the store instead of recalculating. अब क्या करते हैं गाइस कि हम इसको मेमोराइज करते हैं, मतलब चीज़ों को याद रखते हैं. इन द वो डिपेंड करता है कि हम किस डायरेक्शन की एरे में हम याद कर लेते हैं. हैश मैप भी यूज़ कर सकते हैं हम. सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि हम 1D एरे या 2D एरे बना रहे हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे. बट हम क्या करते हैं गाइस कि हम एरे के अंदर चीज़ों को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं और उसका रिजल्ट को स्टोर कर लेते हैं. और फ्यूचर में कभी वो दिखता है तो रादर देन उसको रिकर्जन से सॉल्व करने के बजाय, रिकैलकुलेशन करने के बजाय, हम वहीं से उसको क्या देते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, यहीं से उसका आंसर दे देते हैं. तो दिस एग्जैक्टली वी डू इन टॉप डाउन अप्रोच. आई होप गाइस कि अभी आपको मोटा मोटा आइडिया लगा होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन में हम क्या करते हैं. ओके, और फिर बॉटम अप अभी बात करते हैं हम इसकी. आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा. ओके,
इतना आपको भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द बॉटम अप। बॉटम अप को गाइज हम टैबुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटम अप को हम क्या बोलते हैं? टैबुलेशन भी बोलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं गाइज? देखो, टैबुलेशन के कुछ फिक्स स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम बेस केसेस भरते हैं इसमें। चलो बेस केसेस से पहले मैं आपको समझाता हूँ। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट सब प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड द सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। देखो, इसके लिए आपको याद रखना है, स्टार्ट फ्रॉम द smallest sub problems and build the solution step by step। ओके गाइस, जिसको हम गाइस क्या बोलते हैं? इसको हम इटरेटिव अप्रोच भी बोलते हैं, और इट इज़ कॉल्ड इटरेटिव अप्रोच ऑल्सो। दिस इज़ कॉल्ड इटरेटिव अप्रोच ऑल्सो। इटरेटिव अप्रोच बोलते हैं। इसमें बेसिकली सर हम क्या किसका यूज़ करते हैं? इसमें हम टेबल्स का यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। 1D टेबल और 2D टेबल का इसमें हम यूज़ करते हैं गाइस, आंसर्स को याद करने, मतलब सॉरी, इटरेटिव अप्रोच इसमें हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। 1D और 2D टेबल का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। ओके, यूजली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग लूप्स। इसको हम इम्प्लीमेंटेड करते हैं यूजिंग लूप्स के फॉर्म में, बिकॉज तभी मैं इसको इटरेटिव बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हम रिकर्जन का इस्तेमाल करते हैं, राइट? यहाँ हम रिकर्जन यूज़ करते हैं गाइस, और यहाँ पर हम बेसिकली लूप यूज़ करते हैं। आई होप गाइस कि आपको इतना समझ में आया होगा। ओके, सो ये हो गया। ओके, अब इसमें स्टोर करते हैं सॉल्यूशंस को इन अ टेबल में, और बिल्डअप करते हैं हम फाइनल आंसर को। मैंने वही बताया कि हम इसमें जो स्टोर करते हैं आंसर को, वो टेबल में करते हैं, और यहाँ पे बेसिकली लास्ट वाले स्टेप पे हमारा बेसिकली क्या होता है? आंसर हमारा होता है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट गाइज द टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। सो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे गाइज? क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि हाउ एक्चुअली, अभी जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे गाइस, तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, बॉटम अप और टॉप डाउन। फिर लेट्स लेवल बढ़ाएंगे और चीज़ों को समझेंगे कैसे और क्या है। ओके, सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे गाइस।